नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन है 5वां। इसके अपने 3 भाग पहले कर चुके हैं और अगला जो अपना भाग करना था शुरू अपने कोशिका अंग चल रहे थे और उसमें अपने कोशिका द्रव्य, अंतर्द्रव्य जलिकाएं, केंद्र, कोशिका भित्ति इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं और अपने करना था लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम किसे कहते हैं कि इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और आत्मघाती थैली का मतलब क्या हुआ? आत्महत्या करने वाली तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। आत्मघाती थैली का अर्थ होता है कि जब कभी भी ये आपकी कोशिका है, इसके अंदर ही लाइसोसोम पाई जाती हैं, लेकिन जब कभी भी ये फटती है तो ये क्या होती है, इस पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देती है। खुद तो फटती है लेकिन इस पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो कोशिकाओं का अपशिष्ट है उसको निपटाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिकाओं को साफ करता है। कोशिका के अंदर आने वाले जो बाहरी पदार्थ हैं, बैक्टीरिया, भोजन और पुराने जो अंगक हो गए, वो लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को निपटान करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं कि ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिए समझ सकते हो कि ये कितने शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और जटिल पदार्थों को ये सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं कि इसके इतने शक्तिशाली जो एंजाइम होते हैं, जब कभी भी जब कोशिका फटती है तो पूरी की पूरी कोशिका को ये क्या कर लेते हैं? पाचित कर लेते हैं। पूरी की पूरी कोशिका को ही ये नष्ट कर देते हैं। तो ये था आपका लाइसोसोम। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी, गोल्जी का की खोज की थी और इसका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1843 में हुआ था। 1865 में इन्होंने स्नातक के बाद इन्होंने सेंट मोटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी किया था और सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित इन्होंने वहीं पर की थी। और 1872 में इन्होंने एम्वियोटो ग्रेसो के एक दीर्घकालीन रोग के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया और सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। और 1906 में इनके साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना का जो कार्य था उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1906 में। कैमिलो गोल्जी के बारे में था ये। इसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ऊर्जा मिलती है पूरी कोशिका को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली तो छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। भीतरी झिल्ली तो बहुत अधिक बलित होती है और बाहरी झिल्ली है वो छिद्रित होती है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बल्य है वो एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके क्षेत्र को ये बड़ा बनाती है। बलित वाली है जो एटीपी बनाते हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं, उनका क्षेत्र को बड़ा बनाने का कार्य करती है। और जीवन के लिए जो आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है और शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। कोशिका के अन्य जो अंगक हैं उनका खुद का डीएनए नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना कुछ प्रोटीन समूह बनाते हैं, ये खुद का प्रोटीन भी समूह बनाते हैं। राइबोसोम भी इनका होता है, डीएनए भी इनका होता है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, बीच वाली झिल्ली बलित होती है, बाहर वाली झिल्ली छिद्रित होती है और पूरी कोशिका को ऊर्जा इसी से मिलती है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया कि डीएनए भी खुद का होता है, प्रोटीन भी खुद का बनाते हैं, राइबोसोम भी खुद के होते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है प्लास्टिड। जो अब तक जो भी अपने अंगक देखे वो दोनों में पाए जाते हैं, वो जंतु कोशिकाओं में भी और पादप कोशिकाओं में, लेकिन जो प्लास्टिड है यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये रंगीन होते हैं, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये जिसमें पाए जाते हैं या तो वो श्वेत होते हैं या फिर वो रंगहीन होते हैं।
जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंगीन है तो हरे रंग वाला जो होगा वो इसी के अंदर होगा, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसीलिए उसे फिर क्या कह देते हैं? क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले, नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप में अंगक है। स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे जो पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी संरचना है इसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बस 2 ही अंगक हैं, लेकिन प्लास्टिड ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी सारे अंग जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और जिसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, श्वेत होते हैं और रंगहीन होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है रसदानियां। रसदानियां ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। जंतु कोशिकाओं में रसदानियां क्या होती है? छोटी होती है, और पादप कोशिकाओं में क्या होती है? ये बड़ी होती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं खुद का जो भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, इसलिए उसमें ये क्या होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं को सफेदी व कठोरता प्रदान करता है। पौधों के आवश्यक बहुत से पदार्थ रसदानी में स्थित होते हैं। अमीनो अम्ल, शर्करा हुए, विभिन्न कार्बनिक अम्ल हुए, कुछ प्रोटीन हुए, जो कि पौधों को जिसकी जरूरत पड़ती है वो इसी के अंदर ही संचित रहते हैं। तो ये थी आपकी रसदानियां। इसके बाद देखो कोशिका विभाजन। जीवधारी वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं? नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार संतति जनन करती है उसी प्रकार कोशिकाओं भी, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जब वो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है तो इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री मतलब जितने गुणसूत्र उसकी जिस कोशिका से आगे की कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जितने गुणसूत्र उस कोशिका में थे उतने ही आगे होंगे, तो वो तो क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन में जितने पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र हैं उतने ही यदि मात्र कोशिकाओं में थे तो वो तो है समसूत्री। लेकिन जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है उनसे, कि जितने पुत्री कोशिकाओं में, मात्र कोशिकाओं में थे उनसे वो क्या रह गए? आगे आधे रह गए, तो वो क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अब देखो इसमें 8 थे तो अर्धसूत्री विभाजन एक बार हुआ तो 4 आधे आधे रह गए, फिर हुआ तो क्या हो गए? 2 तो उससे भी आधे रह गए। तो ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन की जब गुणसूत्रों की संख्या, भाग लेने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है तो वो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब सेम रहती है तो वो क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपका जो चैप्टर है कोशिका पूरा हुआ। धन्यवाद।